जादुई जंगल का अनोखा लहंगा। ये कहानी है पिंकी की, जो अपने माता पिता और दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पिंकी के पिता एक दर्जी थे जो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। उसके बावजूद भी वो परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन उस गांव की महारानी ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया, क्योंकि उसके बेटे यानी राजकुमार का जन्मदिन था। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों ध्यान से सुनो। हमारे प्यारे राजकुमार पूरे 18 साल के होने वाले हैं, जिसकी खुशी में महारानी ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है, जो अगले महीने की 10 तारीख को होगी। गांव के सभी बच्चों को उस पार्टी के लिए न्योता दिया जाता है। आप सब जरूर आइएगा। ये सुनकर गांव की लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। ये महल के अंदर पार्टी, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। तुम सही कह रही हो, ये पार्टी हमारी जिंदगी की सबसे खास पार्टी होगी। तुम क्या पहनोगी? मेरी मम्मी ने कुछ दिन पहले मेरे लिए एक सुनहरा गाउन खरीदा था, मैं तो वही पहनूंगी। और मैं तो अपना सुंदर सा लहंगा पहनूंगी। तुम चुप क्यों हो पिंकी? तुम भी बताओ, तुम क्या पहनोगी? पिंकी शांति से खड़ी थी, वो कोई जवाब नहीं देती। तभी शिखा कहती है, अरे तुम इससे क्या पूछ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये लोग बहुत गरीब है? इसके पास तो एक सिंपल सी अच्छी फ्रॉक भी नहीं है। अरे हाँ, इसके तो रोज के पहनने वाले कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। भला ये पार्टी में कैसे जाएगी? अच्छा ही है, एक अकेली ये गांव में रहकर गांव की रखवाली करेगी। ये सब कहकर गांव की लड़कियां पिंकी का बहुत मजाक उड़ाती है। पिंकी उदास मन घर लौट आती है। पिंकी को उदास देखकर उसके घर वाले पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारे गांव में पार्टी है, वहाँ बहुत मजा आएगा। और तुम उदास हो, क्या बात है? क्या तुम्हारा पार्टी में जाने का मन नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी पिंकी बिटिया जरूर जाएगी। बेटा बताओ ना, क्या बात है? मैं कैसे जाऊंगी माँ, आप ही बताइए। मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में तैयार होकर जाएंगे, और मैं क्या पहनकर जाऊंगी? मेरे पास तो कोई ढंग का कपड़ा है ही नहीं पहनने के लिए। इस वजह से आज दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और थोड़े अच्छे कपड़े खरीदने में तो वैसे भी बहुत पैसे लगते हैं। पर बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी इस बारे में। पिंकी उदास मन अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी को उदास देखकर उसकी माँ और दादी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन पूरी रात पिंकी बहुत उदास रही। उसके परिवार वाले भी पिंकी को खुश नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, पिंकी सुबह सुबह ही गांव के जंगल में खेलने निकल गई, जैसा कि पिंकी हर रोज करती थी। पिंकी में एक बहुत खास बात थी, उसे पेड़ पौधे पक्षी और जानवर बहुत पसंद थे। वो उन सब से इतना प्यार करती थी कि वो उन सब के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। वो रोज सुबह जंगल में खेलने निकल जाती और पेड़ पक्षी पौधों से अपने दिल की बहुत बातें करती। ओ मेरे दोस्त, तुम लोग मुझे बहुत खुशी देते हो। तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। जानवरों से बात कर कर पिंकी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है, कितना आराम है यहाँ। पिंकी सुकून भरा सांस लेती है। तभी अचानक उसे याद आता है कि महारानी के पार्टी में वो क्या पहनकर जाएगी। पिंकी फिर से उदास हो जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे रोने लगती है। ये सब बरगद का पेड़ देखकर कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरी छाया के नीचे बैठकर कोई बच्चा दुखी नहीं हो सकता। अरे ये कौन बोला? कौन है यहाँ? ऊपर देखो बच्ची। पिंकी उठकर पेड़ की तरफ देखती है। पेड़, क्या ये तुम बोल रहे हो? तुम बोल सकते हो, परंतु तुम कैसे बोल सकते हो? ऐसे ही होता है, जब आप इतने सालों तक अकेले घनघोर जंगल में अपनी जिंदगी गुजारते हो तो आप जादुई बन जाते हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं काफी सालों से इस जंगल में हूँ,
इसलिए अब मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई है और मैं जादुई पेड़ बन गया हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी छाया में बैठकर रो क्यों रही हो? ओह, कोई बात नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ओफो बच्चिया, बताओ भी, मैं पूरा दिन एक ही जगह गुमसुम बैठा रहता हूँ। आज पहली बार तुमसे बात करने का मौका मिला है, तो चलो बताओ तुम क्यों दुखी थी? शायद मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पेड़ की बात सुनकर पिंकी कहती है, प्यारे पेड़, मैं तुम्हें क्या बताऊं, गांव के सभी बच्चे महल में हो रहे राजकुमार की पार्टी में जा रहे हैं। वो सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। मैं क्या पहनकर जाऊंगी? तो ये बात है। हाँ प्यारे पेड़, तो अब बताओ, क्या तुम इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे कोई बढ़िया सा गाउन या लहंगा दे सकते हो? पिंकी की बात सुनकर पेड़ हंसने लगता है और कहता है, सच में बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिंड्रेला हो और मैं पंपकिन फेरी? बच्चे नहीं, मैं इस तरह का जादू नहीं कर सकता। ओह, कोई बात नहीं, खैर अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना कहकर पिंकी उदास मन घर जाने लगती है। तभी वो पेड़ कहता है, रुको बच्चे, मैं कोई ऐसा जादू तो नहीं कर सकता जो फेरी गॉड मदर कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये पूरा जंगल ही अपने आप में जादुई है। यहाँ की हर चीज, ये पेड़ पौधे पक्षी और जानवर, इन सब में अपने किस्म का जादू है। क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? तुम यहाँ हर रोज आती हो तब भी। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम इन सब से मदद मांगोगी तो ये सब मिलकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या सच में? बिल्कुल। सब बच्चों के पास बढ़िया बढ़िया कपड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक खूबसूरत दिल है और यही चीज तुम्हारे पास बहुत कीमती है। अब बच्चे तुम जाओ यहाँ से, मेरे सोने का वक्त हो गया है। बरगद के पेड़ की बातों ने पिंकी का मन बहुत खुश कर दिया था, जिससे पिंकी की उदासी दूर हो गई थी और वो बहुत खुश थी। वो पेड़ पक्षी जानवरों से बहुत प्यार करती थी और जब पिंकी ने अपनी परेशानी के बारे में उन्हें बताया तो सबने बारी बारी से पिंकी की मदद की। प्यारी पिंकी, तुम हमेशा से मुझे बहुत प्यार देती आई हो, इसलिए मेरे गुलाब के लाल लाल पंखुड़ियाँ अपने लहंगे के लिए तोड़ लो। तुमने मुझे शिकारियों से कितनी बार बचाया है, तुम मेरे पंख ले जाओ, इसे तुम अपने लहंगे में सजाना। ऐसे ही सभी ने पिंकी को बहुत कुछ दिया। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब का मैं लहंगा कैसे बनाऊंगी? ये सब तुम अपने पापा के पास लेकर जाओ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। फिर पिंकी उन सब चीजों को लेकर अपने पापा के दुकान में पहुंचती है। वो सब देखकर उसके पापा कहते हैं, बेटा ये सब क्या है? पापा, ये सब मुझे उपहार में मिले हैं। ये सब मुझे जंगल के पेड़ पौधे पक्षी और जानवरों ने दिए हैं। क्या आप इनसे मेरे लिए एक लहंगा सिल सकते हैं? लेकिन बेटा, मैं इन सब से लहंगा कैसे सिल सकूंगा? वो तो मुझे नहीं पता पापा, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए, जंगल के जादू से ये लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। बेटा तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी तुम कहती हो तो मैं कोशिश करता हूँ। पिंकी के पापा ने उन सब से लहंगा बनाने की कोशिश की। 4-5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पिंकी के पापा ने उन सब से एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा सिलकर तैयार कर दिया। अरे वाह, ये लहंगा मैंने सिला है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अपना वो लहंगा देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों में पार्टी वाला दिन आ जाता है। पिंकी वो लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। उस लहंगे में पिंकी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंकी को देखकर उसके माता पिता कहते हैं, अरे वाह, हमारी राजकुमारी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया माँ। बस एक चीज की कमी है, 1 मिनट रुको। उसके बाद पिंकी के पापा जल्दी से कमरे में जाते हैं और एक खूबसूरत सा ताज लेकर आते हैं और पिंकी को पहना देते हैं। अब मेरी राजकुमारी राजकुमार के पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद पिंकी पार्टी में जाने के लिए घर से निकल जाती है।
पिंकी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब पिंकी पार्टी में पहुंची तो सभी की निगाहें पिंकी पर टिक गई। वहां आई लड़कियां बातें करने लगी। अरे ये कौन है? गौर से देखने के बाद लड़कियों को पता चला कि ये तो पिंकी है। हे भगवान, ये तो पिंकी है। अरे जरा इसका लहंगा तो देखो, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। ये लोग तो बहुत गरीब है ना, तो इसके गरीब पापा इतना महंगा लहंगा कैसे खरीद सकते हैं? ऐसे ही वो सारी लड़कियां बातें करने लगती है। तभी राजकुमार की नजर पिंकी पर पड़ती है और वो अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, वो लड़की कौन है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन एक बात तो है, इस लड़की ने पार्टी में आकर 4 चांद लगा दी है। मम्मी, क्या मैं केक काटते वक्त उसे अपने पास बुला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। सिपाही, उस लड़की को ऊपर लेकर आओ। पिंकी ऊपर आती है। प्यारी लड़की, मेरे प्यारे राजकुमार चाहते हैं कि तुम उसके साथ केक काटते वक्त उसके साथ खड़ी रहो। क्या तुम उसके साथ खड़ा होना पसंद करोगी? ये सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बिल्कुल महारानी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और इस तरह ये रात पिंकी के जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। और जो लड़कियां पिंकी का मजाक उड़ाती थी, उस पर हंसती थी, वो नीचे खड़ी होकर पिंकी को राजकुमार के साथ देखकर बस चलते रह गई। तो दोस्तों, अगर आपका दिल साफ है तो आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई जादू जरूर होगा, जैसे कि हमारी प्यारी सी पिंकी के साथ हुआ। तो इसलिए दोस्तों, हिम्मत ना हारे। विद्यापुर नामक गांव में कैकई अपनी बेटी सुनीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दिन काट रही थी। सुनीता महज 7 साल की थी तब उसके पिता की मौत हो गई। अपने पति के देहांत के बाद सुनीता को पालने की जिम्मेदारी कैकई के ऊपर आ गई। कैकई के पति सैंडल बनाकर बाजार में उन्हें बेचा करते थे। अपने पति से थोड़ा बहुत सैंडल बनाना कैकई ने सीखा था। पति के जाने के बाद कैकई ने सैंडल बेचने का काम ही शुरू किया। प्रतिदिन कैकई अपनी टोकरी में सैंडलों को लेकर बाजार में बैठ जाती और सुबह से शाम तक सैंडल बेचा करती। सैंडल ले लो, सुंदर सुंदर सैंडल ले लो, प्यारी प्यारी सैंडल ले लो। ऐसे ही कैकई सुबह से शाम तक लोगों को आवाज लगाकर सैंडल बेचा करती थी। सुनीता ने बचपन से ही अपनी माँ की देखा देखी उनसे सैंडल बनाना सीख लिया। गरीब का जीवन होता ही ऐसा है, उनके बच्चों को झूले और अच्छी अच्छी चीजें कहाँ नसीब होती है। ऐसे ही एक दिन कैकई सुबह सवेरे अपने सैंडलों की टोकरी लेकर बाजार में सैंडल बेचने के लिए निकल पड़ती है। सुबह से शाम तक कैकई आवाज लगा लगा कर अपना सैंडल बेचती है। इतनी मेहनत के बावजूद भी उसके सैंडल ज्यादा नहीं बिकते। हे भगवान, आज तो सिर्फ 2 जोड़ी ही सैंडल बिके हैं। 2 जोड़ी सैंडल में मेरी कमाई बस 200 रुपए की हुई है। इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव भी इतना ज्यादा हो गया है कि इस 200 रुपए में घर का ठीक से राशन भी नहीं आ पाएगा। कैकई अपने सैंडल की टोकरी उठाकर उदास मन घर को लौट आती है। घर पर सुनीता अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देख कर गई थी। पूरे दिन में बस मेरी बोनी ही हो पाई है। मगर माँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हर 2 दिन की बात है और कभी कभी तो आपकी बोनी तक नहीं होती। ये तो गनीमत है माँ कि आज हम माँ बेटी के पास खाने के लिए दाल रोटी है, वरना कभी कभी तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। सुनीता की बातों में उसके घर की गरीबी साफ तौर पर झलक रही थी। असल मायने में गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटनी पड़ती है, तो कभी कभार पानी पीकर ही सो जाना पड़ता है। गरीब लोग पूरा दिन खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, तब जाकर शाम को उनके घर चूल्हा जलता है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। सुनीता के घर में बहुत ही पुरानी चक्की रखी हुई थी। सुनीता हमेशा से उस चक्की में आटा पीसा करती थी। एक दिन सुनीता उस चक्की में आटा पीस रही थी। हे चक्की, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। जानती हो क्यों?
क्योंकि तुम्हारे चलने से हम गरीब माँ बेटी कुछ पैसे बचा पाते हैं, जिससे तेल मसालों का जुगाड़ हो जाता है। सच कहूँ तो मैंने तुमसे जीवन जीना सीखा है। तुम खुद पिसकर इंसानों का पेट भरती हो, इसलिए मैं इतनी गरीबी में भी हिम्मत नहीं हारती। तभी वहाँ सुनीता की माँ कैकई आ जाती है और वो सुनीता से कहती है, बेटी मैं जा रही हूँ सैंडल बेचने, शाम तक आऊंगी। इतना कहकर कैकई सैंडल बेचने निकल पड़ती है। भगवान ने जैसे उस दिन अपनी नजर उस गरीब माँ पर फेर दी थी, या फिर उन्हें भी उस गरीब माँ पर दया आ गई थी। उस दिन कैकई सैंडल बेचकर खूब अच्छे खासे पैसे कमाती है। उस दिन कैकई ने पूरे 800 रुपए की कमाई की थी। इतने सारे पैसे देखकर कैकई की आंखों में खुशी की झिलमिलाहट थी। हे भगवान, आज जिंदगी में पहली बार मैंने इतने की कमाई की है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आज मैं सुनीता बिटिया के लिए समोसे और रसगुल्ले लेकर जाऊंगी, उसे बहुत पसंद है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है और खरीदारी का दाम भी है। कैकई बहुत खुश थी। शाम को कैकई समोसे और रसगुल्ले खरीदकर अपना सैंडलों का टोकरी उठाकर खुशी खुशी घर जा ही रही होती है। तभी अचानक रास्ते में एक कार कैकई को टक्कर मारकर चली जाती है। वहाँ के लोग जैसे तैसे करके कैकई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। जब ये खबर सुनीता को पता चलती है तो वो भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? देखो, आपकी माँ ठीक है, मगर अभी उनको होश नहीं आया है। शायद वो कोमा में चली गई हैं। ये सुनकर सुनीता बहुत निराश हो जाती है और वो अपनी माँ को घर ले आती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब ना तो सुनीता के पास पैसे होते हैं और ना कमाने का कोई जरिया। एक दिन सुनीता अपनी चक्की के पास बैठकर रो रही थी। सुनीता को अपने चक्की से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सुनीता चक्की को ही देख देख कर खुद में हिम्मत लाती थी। परंतु अब सुनीता बिल्कुल टूट चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया चक्की। मेरी माँ जिंदा लाश बनकर रह गई है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जिन सैंडल को बेचकर घर का चूल्हा जलता था, अब वो सैंडल भी नहीं है। अब कुछ नहीं बचा है। अब तुम्हें चलाने के लिए मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। यह सब बोलकर सुनीता बहुत रो रही होती है। सुनीता के आंसू चक्की पर गिर रहे होते हैं। तभी अचानक उस चक्की में एक तेज रोशनी पैदा होती है और उस चक्की में से बहुत सारे सोने और चांदी के सैंडल बाहर आते हैं। यह देखकर सुनीता चौंक जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? इस चक्की में से सच में सोने और चांदी के सैंडल निकल रहे हैं, या ये सब मेरी आंखों का धोखा है? सुनीता खुद से ये सवाल ही कर रही होती है। तभी चक्की में आँख, मुंह, नाक, कान बन जाता है और चक्की सुनीता से बोलता है। सुनीता, जो तुम देख रही हो ये बिल्कुल सच है। असल में मैं एक जादुई चक्की हूँ। अब तुम चिंता मत करो। इस सोने और चांदी के सैंडल को बेचकर तुम अपने दुख दूर कर लो, और अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे तुम कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हारे साथ काफी सालों से हूँ और तुम वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो। आपका शुक्रिया जादुई चक्की। इस समय वाकई में मुझे किसी के साथ की जरूरत थी और आखिर में तुमने ही मेरा साथ दिया। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। उसके बाद सुनीता जादुई सोने और चांदी के सैंडल लेकर उन्हें सुनार के पास बेचने चली जाती है। उन्हें बेचकर सुनीता को मोटी रकम मिलती है, जिससे सुनीता घर का राशन पानी भर लेती है और माँ की दवाइयाँ ले आती है। तभी आधी रात में बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है और बहुत झमाझम वाली बारिश होने लगती है। तेज तेज बिजली गरजने लगते हैं। बिजली गरजने की आवाज सुनकर सुनीता की नींद खुल जाती है। अरे, बाहर तो बहुत ही तेज आंधी तूफान आ रहा है। लगता है ये झोपड़ी इस तूफान को सह नहीं पाएगी। अरे, अब क्या करूं? अगर ये झोपड़ी इस तूफान में बिगड़ गई तो मुझे नए घर की जरूरत पड़ेगी। पूरी रात सुनीता चिंता में बैठी रहती है। ऐसी ही सुबह हो जाती है। सुबह तक सुनीता की झोपड़ी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सुनीता अपने जादुई चक्की के पास जाती है और उससे कहती है,
जादुई चक्की, मुझे सोने के सैंडल दो। सुनीता के इतना बोलते ही जादुई चक्की में से सोने की 4-5 सैंडल बाहर निकल आती है। थैंक यू जादुई चक्की। थैंक यू की कोई बात नहीं है सुनीता, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगता है। फिर सुनीता जादुई चक्की द्वारा मिले गए सोने के सैंडल को सुनार के पास बेचकर उनसे मिले पैसों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है और उस घर में अपनी माँ के साथ रहने लगती है। मगर गांव के लोगों को उसकी ये खुशियाँ खलने लगती है। तभी एक दिन गांव की सेठानी अपने पति और कुछ लोगों के साथ सुनीता के घर आती है। अपने घर सेठानी को देखकर सुनीता कहती है, अरे सेठानी जी, आप यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सेठानी कहती है, अरे सब कुछ ठीक है, मगर तू ये बता इतना सब कुछ किसकी कमाई से बनाई है? क्योंकि तेरी माँ ने तो महीने भर से खटिया धर रखा है। पैसे का पेड़ हाथ लग गया है क्या, जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की बटोर ली? या ये सब अपना मुंह काला करवा के बनाई है? ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है सेठानी जी, आप मुझ पर गलत लालचन मत लगाइए। अरे तो ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? सच सच बता, इतनी जल्दी ये सब तूने कैसे किया? अगर तू सच नहीं बताएगी तो तेरी दामन पर ऐसे ही कीचड़ उछलते रहेंगे। लोगों की बात सुनकर सुनीता उन सबको जादुई चक्की के बारे में सारी बात सच सच बता देती है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। क्या? जादुई सोने और चांदी के सैंडल की चक्की? अरे सेठानी जी, आप कहाँ इसकी बातों में आ गई? आप इसकी बात मत मानिए। आखिर मामूली से आटा पीसने वाली चक्की से सोने और चांदी के सैंडल बाहर कैसे निकलेंगे? ये अपनी लाज बचाने के लिए झूठ बोल रही है हमसे। नहीं नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आइए मेरे साथ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। सुनीता उन सबको अपने घर के अंदर लेकर आती है और जादुई चक्की के सामने आकर कहती है, हे जादुई चक्की, आज मेरे दामन पर सवाल उठा है, तो जल्दी से अपना कमाल दिखा और करवा दे मुंह बंद इन सब का। सुनीता के इतना कहते ही जादुई चक्की में तेज रोशनी होती है और चक्की घूमकर अपने अंदर से सोने और चांदी के सैंडल प्रकट कर देता है। बस जादुई चक्की, अब रुक जाओ। सुनीता के इतना बोलते ही जादुई चक्की रुक जाता है। अब सेठानी और गांव वालों को सुनीता की बातों पर भरोसा हो जाता है। तभी सेठानी का पति कहता है, अरे देख लिया कमला, जादुई सैंडल की चक्की ही सुनीता की कामयाबी का जड़ है। ऐसे ही किसी दूसरों पर इल्जाम मत लगाया करो कि कोई तुम पर भी कल को इल्जाम लगाए। सच बात तो ये है कि लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हें जलन होती है। जाने दीजिए ना काका, इंसानों से तो गलती हो ही जाती है। सेठानी जी, आपको जितनी जरूरत हो इस जादुई चक्की से सोने के सैंडल ले लीजिए। सुनीता, मैंने तुझे इतना बुरा भला कहा, तू मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं काकी, मेरे मन में कोई बैर नहीं है। इसके बाद सेठानी जल्दी से जादुई चक्की के पास बैठकर उससे अपने लिए पर्याप्त सोने के सैंडल मांग लेती है। उस दिन के बाद से सुनीता न सिर्फ अपनी जरूरतों की पूर्ति करती है, बल्कि गांव के गरीब व बेसहारा लोगों को भी सहारा देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बिलासपुर नामक गांव में 2 सहेलियां आरती और मेघा अपने माता पिता के साथ रहती थी। आरती बहुत ही सुंदर थी, वहीं मेघा काली थी, जिस वजह से मेघा की शादी में अड़चने आ रही थी। ये सब देखकर एक दिन मेघा की माँ कौशल्या अपने पति से कहती है, अरे आप समझते क्यों नहीं हो? मेघा बिटिया की उम्र निकली जा रही है, ऊपर से मेघा हमारी इकलौती संतान है। हमने हर जगह उसके रिश्ते की बात चला ली, परंतु कहीं से कोई राजी नहीं हुआ। आप एक काम करिए ना, एक बार अपने दोस्त राठौर भाई साहब से, जो शहर में रहते हैं, उनसे रिश्ते की बात चलाइए। मुझे लगता है वो इस रिश्ते के लिए पक्का राजी हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद है जब वो हमारे घर आते थे तो हमारी मेघा बिटिया को कितना खिलाते थे। उन्हें हमारी मेघा बिटिया बहुत पसंद है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मेघा के काले रंग से कोई दिक्कत होगी। अरे कौशल्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माना कि वो मेरा दोस्त है,
पर क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी होगा? क्यों नहीं होंगे जी, जरूर होंगे राजी। वो हमसे जितना दहेज मांगेंगे हम उतना देंगे। आखिर हमारी इकलौती बेटी है और उनका बेटा भी बहुत ही सुशील है, कोई नशा वशा नहीं करता है, बहुत संस्कारी है उनका राहुल। ठीक है कौशल्या, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं बात करता हूँ। अपनी पत्नी की बात मानकर राम मनोहर अपने दोस्त से मेघा के रिश्ते के लिए बात शुरू कर देता है। हेलो, अरे राठौर कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसे फोन कर लिया आज मुझे? सब कुछ ठीक तो है ना? और भाभी जी कैसी हैं? और मेघा बिटिया कैसी हैं? सब ठीक है। वो मैंने तुझसे कुछ जरूरी बात करने के लिए तुझे फोन किया है। हाँ तो बोल ना। वो बात कुछ ऐसी है, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। अरे वाह, मेरे मन की बात बोल दी तूने। मुझे तो तेरी मेघा बिटिया बचपन से ही बहुत पसंद है और मैं सोच ही रहा था कि एक बार बिजनेस के कामों से फ्री होकर तुझसे इस बारे में बात करूं। ये सुनकर मेघा के पिता को बहुत तसल्ली मिलती है। ठीक है राठौर, अब इस बारे में मिलकर बात करते हैं। मेघा का पिता बहुत खुश होता है और वो अपनी पत्नी कौशल्या को आवाज लगाता है। अरे कौशल्या, अब तो तुम मिठाई खाओ और हमारी मेघा बिटिया को भी खिलाओ। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत खुश लग रही हैं। बिटिया, बात ही ऐसी है, तेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि राठौर इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकता। कौशल्या, राठौर इस रिश्ते के लिए राजी हो गया और वो 2-3 दिन में ही हमारी मेघा बिटिया का रोका करने आ रहे हैं। सच? देखा, मैं कहती थी ना वो मना नहीं करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ जी, मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो गया। बेटा तू खुश तो है ना? माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी कोई मुझे पसंद कर ले, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे पसंद से क्या होता है। बिटिया ऐसा मत बोल, तू हमारे लिए लाखों में एक है। अब चल जल्दी से मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा, बहुत काम है। इसी तरह वो लोग बहुत खुश होते हैं। शाम को मेघा ये बात अपनी सहेली आरती को बताती है। आरती, तुझे पता है मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। सच? मुबारक हो मेघा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। कुछ दिनों बाद शहर से राठौर सिंह अपने बेटों के साथ गांव पहुंचता है और गांव में ही 2-3 दिन के लिए होटल लेता है। एक दिन राहुल गांव घूमने निकलता है, तभी उसकी नजर आरती पर पड़ती है जो बगीचे से फूल तोड़ रही होती है। राहुल उसकी खूबसूरती देखकर उसमें खो जाता है और एक टक आरती को निहारते रहता है। आरती ये नोटिस कर लेती है कि कोई लड़का उसे घूरे जा रहा है, तो आरती उसके पास आकर कहती है, ओ मिस्टर, ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी है, पर आपके जैसे नहीं देखी। अच्छा, मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो? अभी आवाज लगाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी और अच्छे से पिटाई लगवा दूंगी, समझे? हाँ। इतना बोलकर आरती अपने बाल झटकते हुए वहाँ से चली जाती है। राहुल को आरती बहुत अच्छी लगती है, वो उसका दीवाना हो जाता है। राहुल जब घर पहुँचता है तो उसके पिता कहते हैं, बेटा कल तैयार रहना, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, उससे रिश्ते की बात करने के लिए जाना है। ये सुनकर राहुल चौंक जाता है। डैड, आपने तो मुझसे कहा था कि हम गांव घूमने जा रहे हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी शादी नहीं करनी। बस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम यही कहोगे। राहुल, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने एक बार जो फैसला कर लिया वो कर लिया। मेघा बहुत अच्छी लड़की है और ऊपर से वो मेरे दोस्त की बेटी भी है। मैंने उसे कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। इस रिश्ते के चलते हमें बिजनेस में बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है और तुम मना नहीं करोगे। मैंने फैसला ले लिया है। लेकिन पिताजी, आपने मेरी पसंद के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। बेटा, ये तुम अच्छे से जानते हो, मेरे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली और तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। अब शांति से कल तैयार रहना। लड़के वाले के घर पहुंचकर राहुल का पिता मेघा से अपने बेटे राहुल का रिश्ता पक्का कर देता है। 1 महीने बाद की उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। मेघा अपनी शादी का कार्ड लेकर आरती के घर आती है। आरती, ये ले मेरी शादी का कार्ड, तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघा, पर सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। पापा की शिफ्टिंग किसी और शहर में हो गई है, तो हम लोग जल्दी ये घर खाली करके जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं मेघा, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। तुम अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और मेघा राहुल के साथ शहर आ जाती है। लेकिन मेघा से शादी करने के बाद भी हर रोज राहुल को आरती की सादगी और खूबसूरती उसे मन ही मन बेचैन करने लगती है। कुछ लोग इत्तेफाक से ही मिलते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। शायद वो लम्हा भी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही था। मुझे उसे भूल जाना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहिए।
राहुल उसको भूलकर अपनी पत्नी मेघा के साथ खुश रहने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो कहीं न कहीं आरती को भूल नहीं पाया। कुछ दिनों बाद राहुल के एक दोस्त की शादी होती है। वो राहुल के घर आता है और कहता है, अरे भाई राहुल, शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गया। ये ले कार्ड, कुछ दिनों में मेरी शादी है और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, शादी में मैं जरूर आऊँगा। आखिर मेरे यार की शादी है, आना तो बनता ही है। अच्छा दोस्त, तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ, और भी लोगों को कार्ड देना है। इतना कहकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी होती है। राहुल अपने दोस्त की शादी में पहुंचता है और वहां उसी लड़की को दुल्हन के जोड़े में देखकर वो चौंक जाता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। अरे ये कैसी किस्मत है मेरी, जिससे पहली मुलाकात में ही मोहब्बत हुई, उससे मैं अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ देख रहा हूँ। राहुल का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो पूरी शादी होने से पहले ही घर लौट आता है। अपने पति को इतना परेशान देखकर मेघा सोचती है, शादी के 2 साल बाद मैंने इन्हें इतना परेशान देखा है। शायद अगर अभी मैं इनके पास गई तो हो सकता है ये गुस्से में मुझे डांट दे, इसलिए मुझे इनसे कल बात करनी चाहिए। अभी इन्हें कुछ देर के लिए अकेला ही छोड़ देती हूँ। मेघा ऐसा सोचकर राहुल के पास नहीं जाती है और बगल में ही सोफे पर सो जाती है। राहुल को पूरी रात नींद नहीं आती, उसके दिमाग में बस आरती घूमते रहती है। ऐसे ही देखते 1.5 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन आरती सफेद सूट में मंदिर के तरफ जा रही होती है कि तभी मंदिर का पुजारी कहता है, अरे अरे, आप अंदर नहीं जा सकती। आप एक विधवा औरत हो और विधवाओं का यहाँ पूजा पाठ करना मना है। पंडित जी, भगवान तो सभी के समक्ष एक समान होते हैं। आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ मंदिर आई हूँ, मुझे कृपया करके अंदर जाने दीजिए। आरती के बहुत कहने पर भी पुजारी आरती को अंदर जाने नहीं देता और मंदिर में कुछ औरतें भी आरती को अनाप शनाप बोलने लगती हैं। तभी वहाँ से राहुल ऑफिस के लिए गुजर रहा होता है। वो मंदिर में शोर शराबा देखकर अपनी बाइक रोककर मंदिर में आता है। इस मंदिर में किस बात पे इतना शोर शराबा हो रहा है? वो मंदिर पहुंचता है तो आरती को देखकर उसके कदम रुक जाते हैं और आरती को सफेद सूट में देखकर वो अचंभित रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या आरती विधवा हो गई है? इसका मतलब मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। शादी के बाद से राहुल ने अर्जुन से वार्तालाप करने की जरा भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि आरती उसकी पत्नी है। ये राहुल से बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसने अर्जुन से दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं की और ना कभी उसके घर गया। और आज मंदिर में इस तरह आरती को विधवा के रूप में देखकर और उसके ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर उसे रहा नहीं गया। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? तुम आरती को मंदिर में पूजा करने क्यों नहीं दे रहे हो? अरे ये एक विधवा है और अगर ये मंदिर के अंदर गई तो मंदिर अपशगुन हो जाएगा। पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल को गुस्सा आता है और वो मंदिर में रखे सिंदूर को उठाकर आरती की मांग भर देता है। आज से ये औरत विधवा नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और अब इसे इस मंदिर में आने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ पल के लिए आरती की जिंदगी एकदम से थम जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ। आरती मंदिर में पूजा करती है, फिर राहुल उसे पास के बगीचे में लेकर जाता है और अपने प्रेम का इजहार करता है। आरती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अपनी आंखों के सामने तुम्हें अपने दोस्त का होता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की परंतु भुला नहीं पाया। राहुल की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, शादी के दिन ही मंडप में एक हादसा हो गया। मंडप की आग ने अर्जुन जी को अपने आगोश में ले लिया और अर्जुन जी की उसी दिन मृत्यु हो गई और मैं उसी दिन से विधवा हो गई। आरती, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आज से तुम मेरी पत्नी हो। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। राहुल आरती को अपने घर ले आता है। घर में जैसी ही मेघा दरवाजा खोलती है तो वो अपनी ही दोस्त को अपने पति के साथ खड़ा पाती है। तू यहाँ इतने सालों बाद तो कहाँ गायब हो गई थी? कभी मुझे फोन भी नहीं किया तूने। मेघा, तू राहुल की पत्नी है? कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है, जिसके बाद राहुल के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वो अपनी ही पत्नी की सहेली को उसकी सौतन बनाकर उसे घर ले आया। राहुल कहता है,
मेघा, माना हमारी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई और तुम मुझसे हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुमसे इतना दूर दूर क्यों रहता हूँ। इसकी यही वजह थी। मैं आरती को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था और मुझे इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था तुम दोनों सहेलियाँ हो। आरती को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, नहीं नहीं, मैं मेघा की सौतन नहीं बन सकती, ये गलत है। नहीं आरती, एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। मेघा, तुम समझाओ ना आरती को। जिस प्यार को मैं हमेशा आपकी नजरों में ढूंढती रही, वो प्यार आरती के लिए आपकी नजरों में मुझे आज दिख गया। मेघा की आंखों में आंसू होते हैं। आरती कहती है, मुझे माफ करना मेरी दोस्त, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं विधवा औरत हूँ और किसी के यूँ मांग में सिंदूर भर देने से मैं सुहागन नहीं बन जाऊंगी। मैं तुम्हारी खुशियों को इस तरह बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम इस घर में अपने पति के साथ खुश रहना। जाती हुई आरती का हाथ मेघा पकड़ लेती है और कहती है, मैं काली हूँ और मुझे जल्दी कोई पसंद नहीं कर रहा था। घर वालों ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी राहुल जी से करवा दी, जबकि राहुल जी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो ये शादी नहीं बल्कि एक समझौता था। मगर फिर भी राहुल जी ने मेरे रंग के लिए मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया। जब उन्होंने मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या मैं उनके प्यार के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? मुझे तुम इस घर में स्वीकार हो आरती। अपनी सहेली मेघा को ये बोलते हुए देखकर आरती उसे गले लगा लेती है। वहीं राहुल भी बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से मेघा अपनी सहेली आरती यानी अपनी सौतन के साथ और अपने पति के साथ एक ही घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है।